आप लोग शांत हो जाइए। मैं रामकृपाल जी के पास जाऊंगा। रामकृपाल जी, ये संविधान पे जब चर्चा की बात हुई तो आपने चर्चा सुनी सदन के दोनों सदनों में, कैसा लगा आपको? रामकृपाल जी। जी, मैंने पूरी चर्चा सुनी है। और कैसा लगा तो ये मैं क्या बताऊं आपको। उसके उससे क्या हुआ ये तो मैं कह सकता हूं, लगा तो खैर छोड़िए। देखिए, जो जो मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं चर्चा में दोनों पार्टियों की तरफ से, यही मुद्दे सदन में भी उठाए गए थे। और ये तमाम मुद्दे पूरे लोकसभा चुनाव में भी उठाए गए थे, उसमें कोई नई बात नहीं थी। जितने आरोप प्रत्यारोप हुए सब पहले से हैं, पब्लिक डोमेन में है और हमेशा से चलते रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं थी। इस संविधान की सफलता यह है, मैं तो ये कहूंगा, संविधान ने संसद की आबरू रख ली। कम से कम संविधान के नाम पे ये लोग इकट्ठा तो हुए, संसद तो चली। ये संविधान पर जो बहस का अगर सबसे बड़ा है पॉइंट यही है, उसकी सफलता यही है, जो जो कि संसद में होना चाहिए कि चाहे आप जितने भी विवाद करें लेकिन संसद के अंदर करें। तो मैं समझता हूं कि ये चर्चा इस मामले में सफल रही। कम से कम उसने सड़क, जो बहस सड़क और संसद के बाहर होती थी, उसको उसके भीतर किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी मानता हूं कि कम से कम इसी बहाने संसद चलेगी। तो संविधान ने दोनों पार्टियों को कम से कम संसद के अंदर बिठाया। दूसरी बात, ठीक है आशुतोष जी, एक मिनट सर, मैं आपके पास रामकृपाल साहब आपके पास आऊंगा फिर से। मैं आशुतोष जी हमारे साथ हैं काफ़ी देर से जाकर। आशुतोष जी, इस चर्चा के दौरान मुझे लगा कि हर पार्टी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है और हर पार्टी एक दूसरे के इतिहास को कुरेदने में लगी हुई थी। और यहाँ पे जो तथ्य थे, जाहिर तौर पर ज़्यादा दिनों तक शासन कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस को ज़्यादा झेलनी पड़ी। देखिए लक्ष्मण जी, मैं गोलवलकर जी की किताब को हमेशा अपने साथ रखता हूं और उसको काहे बगाए में पढ़ता भी रहता हूं। मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी है वो ये कि जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, जिन्होंने भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया, जिसके बारे में कहा कि इसमें तो भारत की आत्मा नहीं है और इसको हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जो अपशकुन है, आजादी के 75 साल के बाद अब कम से कम वो इस बात के लिए विवश और मजबूर हैं कि भारत के संविधान की कस्में खाएं और दूसरों के बारे में ये कहें कि तुम भारत के संविधान को नहीं मानते। ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के संविधान की। और किन लोगों ने भारत के संविधान का अपमान किया था, किन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए थे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इसको। यहां तक कि सन 2000 में जब आरएसएस के प्रमुख के सुदर्शन से पूछा गया आपको भारत का संविधान मंजूर है, अभी गूगल करिए आपको पता चल जाए, बोला नहीं मंजूर है, दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का हिस्सा है। अब चलिए, भारत के संविधान को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो इस संविधान को नहीं बदल सकते। तो ये भारत की संसदीय व्यवस्था की, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की, भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत है कि जिन्होंने भारत के संविधान को ठुकराया आज उसको सिर माथे पर लगाने के लिए मजबूर। पहली बात। दूसरी बात, नेहरू ने अगर भारत के प्रधानमंत्री थे। आशुतोष जी एक मिनट, चूंकि पहली बात आपने कह ली है तो मुझे लगता है कि तुहिन सिन्हा साहब से रिएक्शन ले ही लिया जाए। ये जरूर इस पे बोलना चाहेंगे कि एक ऐसा दल जो संविधान को बहुत ज्यादा, बिल्कुल लूंगा, आपके पास आऊंगा। मैं बीजेपी का और आरएसएस का नाम नहीं, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं रिएक्शन उनका इसलिए लूंगा क्योंकि ये मुद्दा खड़गे साहब ने भी उठाया कि आरएसएस इस संविधान को लाइक नहीं करता था। लक्ष्मण जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल, ये किताब मेरे पास पड़ी हुई है, ये सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है। नहीं, हमारे तुहिन सिन्हा साहब भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने खुद किताबें कई सारी लिखी हैं, तो उनसे भी रिएक्शन लेना बनता है। तुहिन सिन्हा साहब, आशुतोष जी 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। 5 सेकंड आप दे दीजिए। देखिए, इसमें तो यहां तक कहा गया कि 1935 में जब आरएसएस के 10 एक मिनट तुहिन साहब को बोले, तुहिन साहब 1 मिनट रुक जाए, इनको बोल, आशुतोष जी को बोले। हेडगेवार जी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन इज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस और हमने उनसे संगठन सीखा है। ये हेडगेवार ने 1935 में अपने 10वें वर्षगांठ से किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 10 अक्टूबर 1935 को रिपोर्ट किया अपने पेज नंबर 10 पे।
तो एक्ट ऑफ प्रोविडेंस था, ब्रिटिशन अंग्रेजों का शासन भारत के ऊपर, उनसे सीखने की जरूरत थी। ये हेडगेवार कहते हैं, आरएसएस प्रमुख कहते हैं, आज तक इसका डिनायल नहीं आया है। ठीक है, बस एक मिनट तोहिन साहब। देखिए 2010 में जब 60 वर्ष पूरा हुआ था संविधान का, तो कहीं दूर दूर तक कोई डिस्कशन नहीं चल रहा था संविधान के ऊपर। एक ही व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी जी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक ही व्यक्ति ने मुनासिब समझा कि संविधान के 60वें वर्ष के पूरे होने पर इसको मनाया जाए, इस सेलिब्रेशन हो और इसकी अवेयरनेस जो है, संविधान की अवेयरनेस और संविधान के मूल्यों की अवेयरनेस जो है पूरे समाज में फैलाई जाए। तो आप अगर चयनित तौर पर, सेलेक्टिव तौर पर किसी और कॉन्टेक्स्ट में आप कोट करेंगे, देखिए बेहतर हर संविधान हो सकता है, इसीलिए 126 संशोधन हुए, इसीलिए इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। लेकिन जो पार्टी ने इन अमेंडमेंट्स को जो इमरजेंसी के दौरान किस तरह के अमेंडमेंट्स हुए थे और किस प्रकार से अदालत का, जुडिशरी का गला घोटा गया था, यह भी हमने देखा है। इसीलिए अगर आपको तुलना करना है 2010, मतलब आप पिछले 15 साल पीछे चल जाइए, वहां कौन सा डिबेट चल रहा था? क्या 60 वर्ष या 50 वर्ष जब हो रहे थे उस वक्त कांग्रेस को आगे आकर नहीं सेलिब्रेट करना था, अवेयरनेस नहीं बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? तो सिलेक्टिवली कोट करके आरएसएस लीडर्स को आप, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई पॉइंट स्कोर कर पा रहे हैं। आशुतोष जी कुछ जोड़ना है कि मैं आगे बढ़ूं? हाँ बोलिए। लक्ष्मण जी, जो बातें मैंने कही हैं वो इतिहास का डॉक्यूमेंट है, और सिलेक्टिवली नहीं। आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया था। और उसके बाद 1993 में रज्जू भैया राजेंद्र सिंह ने, जो आरएसएस के चौथे प्रमुख थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा लेख लिखकर यह कहा था कि भारत का संविधान बदला जाना चाहिए। और तो और लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने मिंट में आर्टिकल लिख के कहा था कि भारत को नया संविधान चाहिए। तो ये सेलेक्टिव नहीं है, यही आरएसएस का स्वरूप है। और बीजेपी ने जिस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को एक्सेप्ट किया है, उस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट तौर पे कहा है एक रवि रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संविधान की बात है, धर्मराज की बात है। मैं इस पे आऊंगा, इस बात पे आऊंगा। रवि रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। रवि रंजन, आपने काफ़ी लंबे समय से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है, पढ़ा है, और बार बार जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उसको भी बारीकी से आपने उसका रिसर्च किया हुआ है। आपको क्या लगता है संविधान के 75वें वर्षगांठ पे आज जिस स्वरूप में चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा वहाँ पे हो रही है, या फिर बिल्कुल अपने ज़रूरत से भटक गई है ये चर्चा? देखिए, ये जो चर्चा अभी संविधान पे हो रही है सदन के दोनों, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, ये अच्छी बात है। मैं एक चीज पहले कह देना चाहता हूं कि जो भारत का संविधान है, दुनिया के बाकी संविधानों की तरह बहुत सारी खासियत है, और भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है कि इसमें आप समय के हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि पक्ष विपक्ष दोनों ने यह तय किया कि 75वें साल में संविधान कितना काम कर रहा है, कितना इसमें बदलाव की जरूरत है, इस पे चर्चा की जाए। दुख इस बात से है कि जो संविधान के पार्ट्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इन चीजों पे ना बहस करके यह एक बड़ा ही राजनीतिक बहस हो रहा है, जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को टारगेट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो एक अवलोकन होना चाहिए 70-75 साल के बाद, जो हमारा एक अवलोकन होना चाहिए कि लोकतंत्र किस तरीके से काम कर रहा है। चूंकि संविधान हमारे यहाँ लोकतंत्र में राज्य और जनता के बीच के संबंधों को डिफाइन करता है, उसको एक तरीके से डिफाइन करता है कि जनता राज्य से अपना राइट्स मांगती है, और किस तरीके से राज्य जनता को एक सिटीजन के रूप में उन राइट्स को प्रोवाइड कराता है या उनकी मदद करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारे ऐसे सामाजिक, आर्थिक और बाकी मुद्दे हैं जिनको अगर ध्यान रख के संविधान में कहां कहां कमी रह गई या कहां हमें लगता है कि वहां जोड़ने से फायदा होगा, उस पर अगर कंस्ट्रक्टिव बहस होता तो यह बहस ज्यादा अच्छी होती और इससे बहुत लोगों का फायदा होता। बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्टिव बहस होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चरण सिंह सापरा साहब, ये कंस्ट्रक्टिव बहस में कांग्रेस क्यों नहीं सकारात्मक रुख अपना रही है और उल्टे कांग्रेस को ही इसमें फंसना पड़ता है? क्योंकि